बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं टॉप 5 स्टोरीज के साथ और आपको बताएं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथों को तोड़ देंगे, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और सीरीज़ का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। कल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही, लेकिन आज देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम क्या उस जीत को बरकरार रख पाती है। जी और सीरीज भी अपने नाम करती है नहीं, ये देखना होगा। आज फैसला कुन मैच है। इसके अलावा बात होगी मर्द हो या खातीन, गिरते बालों से हर कोई परेशान है और इन गिरते बालों से छुटकारा कैसे पाया जाएगा, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जनाब राजा गिद्ध जैसे शाहकार नावल की मुसन्निफा बानो कुत्सिया की आज सालगिरह मनाई जा रही है, तो उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। और अब शरपसंदी काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दिए हैं हमारे वज़ीर आज़म। और आपके इल्म में ही है कि जो धरना था, जो एहतजाज की कॉल थी, उसे वाइप आउट कर दिया गया। रात गए जो पिछली रात को हुआ था ऑपरेशन, यानी कि उसके अंदर ये कहा जा रहा है, दोनों तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि जी हमारी शहादतें हुई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से जो शहादतों की इल्ज़ामात हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये भी कहा गया कि फसादियों और मुल्क दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जो सिपा सालार हैं वो और हुकूमत वो पहली बार एक पेज पे कालिब हैं और ये यकजान दो कालिब होकर अगर पाकिस्तान की भागदौड़ संभालते हैं तो यकीनी तौर पर ये खुशाइंद होगा मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। फसादियों की वजह से जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक परमानेंट दुश्मन बन चुके हैं। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। जो हमारे सिपा सलार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जर्नलिस्ट सलमान आबिद साहब। आपको वेलकम कहेंगे। सलमान भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में पुरअज़्म तो दिखाई दे रहे हैं वज़ीर आज़म भी। उन्होंने कहा है कि यकजान दो कालिब हैं, सिपा सालार, फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है कि ये वाकई में इस पर अमल दरामद हो सकेगा? आइंदा कोई जमात इस तरह से आके हिसार में नहीं लेगी किसी भी मुल्क को, किसी कोने को या कैपिटल को? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत होती है उसके और फ़ौज का पेज सेम होता है। इमरान खान के साथ भी यही डायलेमा था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही डायलेमा रहा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ये डायलेमा रहा। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि हम इस वक्त एक हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इस एक होने का जो अमली नतीजा है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सिक्योरिटी के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के और KPK के हालात, पारा चनार में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वहाँ हमें एक मजबूत किस्म की कमिटमेंट चाहिए और वो कमिटमेंट उस वक्त होगी जब सियासी कुव्वतें, एस्टैब्लिशमेंट और हमारे सिक्योरिटी इदारे मिलकर कोई जामे पॉलिसी बनाएं। लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है जैसे हमारी सियासत जो है वो तकसीम होकर रह गई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डेडलॉक है, जो महाजराई है, जो टकराव है, उसने जो दहशतगर्दी की जंग है, जो तकरीबकारी है, उसको नुकसान पहुँचाया। यानी हम वहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए था। आपने देखा कि एपिक्स कमेटी के इजलास के फ़ौरन बाद पारा चनार में जिस तरीके से लोगों को कत्ल किया गया वो बड़ा सीरियस इंडिकेशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी अलर्ट। अब रह गई बात इमरान खान के धरने की। देखिए, ये धरना इसलिए नाकाम होना था, इसकी 2-3 बड़ी बुनियाद। आप मानते हैं नाकाम हो गया? हाँ, उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि PTI ने जिस तरह से इसको शुरू किया उसके अंदर इत्तफाक नहीं था। PTI के अंदर बहुत से लोगों का ख्याल था कि हमें ये धरना नहीं देना चाहिए, ये टाइम इस वक्त नहीं है, पार्टी मुश्किलात में। और दूसरी तरफ ये भी PTI को अंदाज़ा नहीं था कि रियासत और हुकूमत उनको ये इस्लामाबाद में पहुंचने की इजाज़त नहीं देगी।
आपने देखा कि पूरा मुल्क लॉकडाउन हो चुका था, और जब वो लॉकडाउन हो चुका था तो फिर इस तरह का एडवेंचर करना, ये मैं समझता हूँ कि उनका मुनासिब नहीं था। बेहतर था कि जिस वक्त वज़ीर दाखिला के साथ निगोसिएशन हो रहा था और एक जगह पर इत्तफाक हो रहा था, अगर वो वहाँ बैठ जाते, धरना दे देते, संजानी तो उससे बेहतर नतीजा निकलता। लेकिन क्योंकि पीटीआई में भी कई तरह की वॉइसेस थी, बुशरा बीबी कुछ कह रही थी, इमरान खान कुछ कह रहे थे, तो उसका अमली नतीजा फिर हमने देखा कि वो जलसा जो धरना देना था वो उस तरह से नहीं बन सका जिस तरह से बनना चाहिए था। धरना तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो प्लान किया था, बुशरा बीबी की ही हिकमत अमली चल रही थी उस वक्त भी, और जो सारे का सारा धरना था उसके ऊपर होल्ड भी बुशरा बीबी का ही था, जो कि बाद में इल्जामात की सूरत में भी सामने आया कि अगर बुशरा बीबी अपने वो मैं ना मानूं की रट ना कायम रखती तो शायद सूरत हाल बेहतर होती और ये वाला धरना जो था वो कामयाब हो जाता। बुशरा बीबी का तो पीटीआई से कोई ताल्लुक बनता नहीं है असूली तौर पर, और खुद पार्टी ने वजाहत की थी कि उनका कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की अहलिया की वजह से आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, मैं इत्तफाक करते हुए कह रहा हूँ कि जो फैसले की ताकत थी, लगता था ये पूरा धरना जो है या पूरा एहतजाज जो है ये अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के गिर्द घूम रहा था, बाकी पार्टी के लोगों को कुछ नहीं पता। अच्छा, मोरूसी सियासत के तो हमेशा खान साहब ख्याल रहे हैं। पीटीआई ने बड़ा एतराज़ किया है कि ये तमाम पार्टियां मोरूसी सियासत पे मबनी हैं और अपने ही बच्चों को नवाजती हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजती हैं। फिर ये चीज़ पीटीआई में कैसे आ गई? देखिए, बात यह है कि अगर उन बतौर अहलिया वो किसी हद तक इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएं तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टी फैसलों पे डोमिनेट करें कि घरेलू खातून है, उनका सियासत से मैं तो आपसे इत्तफाक कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पार्टी फैसलों पर डोमिनेंट हो जाएं, पार्टी फैसले उनके तहत होने शुरू हो जाएं और पार्टी के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और वो खुद सारे मामले को लीड करके पार्टी पर गालिब हो जाएं, तो फिर ये मौरूसी सियासत का जो पहलू है इसके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर भी होगा। और इमरान खान ने कहा कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का ये खेल हुआ है, इस खेल के नतीजे में बुशरा बीबी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो सर, इसकी वजह यह है कि उससे पीटीआई के लोग खुश नहीं है। बुशरा बीबी के इस एडवेंचर से जो उन्होंने किया उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब बुशरा बीबी बाहर नहीं थी या वो लीड नहीं कर रही थी तब भी हमने देखा तमाम जलसे भी नाकाम हुए, धरने भी नाकाम हुए, जो एहतजाज की कॉल्स थी वो सारी नाकाम होती रही। और नाकाम तो देखिए ना, आप नाकाम जिस वक्त कहती हैं तो उसकी एक वजह है ना नाकाम होने की। पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दें, कोई पार्टी नहीं पहुंच सकेगी इस्लामाबाद। आप मुझे बताइए ना, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद कौन पहुंचेगा? गवर्नमेंट ने भी जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की है, यानी वो 500 बंदे भी इकट्ठे ना हो, आपने 5 लाख लोगों को लगा दिया वहां पर, सारे के सारे पूरा पाकिस्तान मफलूज कर दिया। यानी अब मैंने इस्लामाबाद जाना है तो आप मुझे रोक सकती हैं, समझ आती है कि शायद मैं जलसे में जा रहा हूँ। मैंने अगर सरगोदे जाना है, मुल्तान जाना है, तो मेरा क्या कसूर है? और जिस तरह से लोगों को तंग किया गया वो भी तो गलत है जी। मवासलात जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह चुका था, जो हमारे खाने पीने की अशिया हैं वो नहीं उनकी। देखिए, वहां पर बैठ के जो ट्रक थे सारे के सारे फल के, फ्रूट के, गंदम के, वो सारे के सारे ज़ाया हुए ना, लैप्स हुए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने भी जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की उसका कोई फायदा उस तरह से नहीं निकल सका। हुकूमत तो बड़ा वाज़ेह कह चुकी है कि अगली बार इससे ज़्यादा सख्ती होगी, लेकिन ये जो बार बार कॉल का दिया जाना, लीडरशिप का खुद ना पहुंचना, बड़ा एतराज़ हो रहा है कि लाहौर की लीडरशिप कहाँ थी, हमाद रज़ा साहब कहाँ थे, फिर मुल्तान की शाह महमूद कुरैशी के जो फर्जंद हैं, उनकी जो बेटी हैं, वो कहाँ पर थी? अपने बंदों को लाने के ट्वीट्स करते रहे, लेकिन घरों से निकलने की ज़हमत किसी ने नहीं की। वो देखिए, लीडरशिप खुद अगर मौके पर नहीं पहुंचेगी, डंडे नहीं खाएगी, आंसू गैस के सबसे बड़ा तो फेलियर ये हुआ कि जिस वक्त वहां पे डंडे पड़ने की बारी आई, कौन आएगा फिर? नहीं, मैं कह रहा हूं जिस वक्त डंडे पड़ने की बारी आई तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी चले गए थे। ये पार्टी का, जो मैंने इसलिए कहा कि पार्टी का जो इंटरनल क्राइसिस है वो ज्यादा सीरियस है। अगर वो अपने पहले पार्टी के इंटरनल मामलात को जरा चेक करें, उसमें जो खराबियां उसको दूर करें, फिर एहतजाज भी कर लें। लेकिन अब एहतजाज का जो बेहतरीन फोरम है वो तो पार्लियामेंट भी है। आप पार्लियामेंट में एहतजाज कर लें, आप मीडिया में अपनी बात करें। ये तो हो गया सलमान भाई एहतजाज का मामला। अब आपने इससे पहले जो बात की थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, आपस में इत्तेफाक ना होने की वजह से हमें बड़ा उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की सूरत में और मुल्क की मईशत की तबाही की सूरत में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन एक टेबल पर आके बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा? दोनों ना, हुकूमत तैयार, हुकूमत तो जिसको अभी आप अभी आप ऐसा करें, उसकी निकाल दें, अता ताडर साहब की वीडियो निकालें। वो तो जिस तरह से धमकियां देते हैं उसमें डायलॉग हो सकता है। राना सनाउल्लाह जिस तरह से बात करते हैं, सलमान बात तो फिर डायलॉग। अब जाके ये नौबत आई है जिस दोनों का मैंने कहा दोनों की बात, मैं कह रहा हूँ दोनों का डेफिसिट है। हुकूमत अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहती, अपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती, और दोनों जो है जिनकी नजरें कहाँ हैं? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। यानी हुकूमत भी दवाई वहां से ले रही है
और पीटीआई वाले भी सोचते हैं कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। तो ये डेफिसिट है पॉलिटिकल थोड़ा सा फोर्सेस का। इससे इख्तिलाफ करते अभी जो हुए, कॉन्फ्रेंस क्योंकि हमने देखा कल है की हुई है, आपकी नजरों से भी गुजरी होगी, जो अली अमीन गंडापुर साहब फिर से कह रहे हैं कि एहतजाज की कॉल खत्म नहीं हुई है और एहतजाज जो है वो एक तहरीक है, ये चलता सियासी रहेगा। जमातों का एहतजाज कभी खत्म नहीं एक होता। तरफ से गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ के शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, टांगे बाजू तोड़े जाएंगे वो और देखिए सब वो टांगे बाजू जाएगा। आने वाले दिनों में क्या शहबाज शरीफ साहब को कहें टांगे बाजू जो है वो दहशतगर्दों के तोड़े यार, जो इस वक्त सिक्योरिटी के लिए सीरियस चैलेंज बना हुआ है। वो आपकी रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जिस वक्त चाहे वो आके चैलेंज कर। वो देखे ना, ये ब्लेम गेम तो पाकिस्तान में चलती है। अभी देखें पारा चिनार का वाकया हुआ ना, तो मरियम नवाज ने कह दिया कि ये सारा वाकया पीटीआई की वजह से हुआ है। यानी ये हमारी पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है। इमरान खान सब जो थे वो भी ये कहते थे कि सारा मलबा जो है ना वो इस पे डाल देते थे। ये ब्लेम गेम से बाहर निकलें। दहशतगर्दी की जंग का मुकाबला आप ब्लेम गेम से नहीं करेंगे, आपको इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। लेकिन देखें एक सूबा शहबाज साहब, एक सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा का कम से कम पीटीआई के पास है। पारा चनार का वाकया हुआ, हमने देखे सीएम केपी के बयानात आए, बुशरा बीबी के बयानात आए, एक बयान में भी मजम्मत नहीं की गई, सिर्फ एहतजाज की बात हो रही है और फाइनल एहतजाज। फाइनल कॉल तो डिसॉल्व हो गई, आपने शायद कॉल्स और आएंगी। आपने शायद एपिक्स कमेटी का जो लास्ट इजलास, उसमें आर्मी चीफ ने जिस तरह से तारीफ की अली अमीन गंडापुर की कि सिक्योरिटी के मामले के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बात सुन लेना, अब आप मुझे बताएं, या तो आर्मी चीफ साहब की बात को आप रद्द करना चाहते हैं या अली अमीन गंडापुर की बात को मानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका तज्जिया क्या है? मैं तो कहता हूं दोनों साइड पे खेल रहे हैं। फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सब प्लेयर दोनों विकेट पे खेलते हैं, डबल विकेट के प्लेयर हैं। अवाम के साथ कोई नहीं है। अवाम के साथ यार, अवाम के साथ होते तो आज ये हाल होता अवाम का जो इस वक्त हुआ है। अब आप मुझे बताइए ना कि किस तरह से चीजें चली गई हैं महंगाई के बारे में। देखिए अवामी पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं रही है। इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो इक्तदार के लिए हो रही है, ताकत के लिए हो रही है, अपनी बर्तरी। अच्छा सलमान साहब, हमने हमेशा आपका झुकाव देखा है पीटीआई की तरफ, लेकिन अब भी आप भी कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या मुहरकात हैं, वजूहात हैं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई भी अवाम के लिए मुखलिस नहीं है? देखिए मुखलिस अवाम के लिए होगा, हुकूमत के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पहली बात, क्योंकि इक्तदार उसके पास है। पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई एहतजाजी पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा आगे चली गई है कि अब वो अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ रही है ना, उसको तो अभी स्पेस ही नहीं मिल रही, पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिल रही। अच्छा, उसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहाँ अली अमीन गंडापुर को परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस कम है, वो ज़्यादातर इस तरह की पॉलिटिक्स में जाके उलझ गए हैं। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी ना दें, ये जिम्मेदारी असद कैसर के पास होनी चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर है, वो वहाँ तवज्जो दें, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें। वो ऐसे मामलात में आ जाते हैं फिर बाद में भाग जाते हैं। साहब आपने कहा है कि पीटीआई जो है ना वो धरनों की पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है और उसी के अंदर ज़्यादा वो गहरी चली गई है। 2014 का जो धरना था वो कामयाब रहा, क्या उसी की वजह से अब उन्हें लगता है कि धरने देकर या एहतजाज की कॉल देकर हम कामयाब हो सकते हैं, अपने मुतालिबात करवा सकते हैं? और दूसरी तरफ छोटी सी एक और मेरी सुनिएगा कि जो अभी सूरत हाल थी, जो ये नुकसान हम जिसका तखमीना तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ का तकरीबन लग रहा है, वो तखमीना जो है वो नुकसान पर डे का है। ये तखमीना में जो बात कर रही हूँ, इसका ज़ाला कौन करेगा? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप खुद कह रहे हैं कि दोनों ही हैं इस वक्त। मेरा मतलब हुकूमत भी है ना, हुकूमत ने वो काम कर दिए माशाल्लाह जिसके लिए करने की जरूरत ही नहीं थी। पूरा पाकिस्तान आपने पैरालाइज कर दिया, मफलूज कर दिया, सिंध की पुलिस को भी बुला लिया, ठीक है ना। बात ये है कि देखिए धरना कब होता है? जब आप अपने सियासी मसले बैठकर हल नहीं कर सकते, और अगर आपका पास पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में बैठ के ये मसले हल करें, लेकिन ना वहां पर हुकूमत सीरियस नजर आती है। तो यहाँ पे तो आप पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतने आपके ख्याल में क्या कोई काबिल लीडर नहीं है पूरी पीटीआई में इमरान खान के बाद कि बुशरा बीबी को लीड करना पड़ रहा है? बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी को क्यों लीड करना पड़ा? मैं कह रहा हूँ गलत है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ पीटीआई का डायलेमा नहीं है। यहाँ हुकूमत के अंदर कौन सा लीडर है जो लीड करने के लिए तैयार है मसलों को? जिस चीज को आपने जो गुफ्तगू सुनाई है मुझे प्राइम मिनिस्टर की, क्या इससे निगोशिएशन होगी, इससे बातचीत होगी? वो कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे। भाई ये खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर इतना आगे ना जाएं और सियासी दुश्मनी इतना ना बढ़ा दें कि किसी के साथ बैठ ना सके। हम बात वही करते हैं कि दोनों जानिब से एक जैसे ही बयान आते हैं जो कि इश्तियाल अंगेज हैं, जो कि बिल्कुल मिल बैठकर कोई मुफाहमत के साथ मामला तय करने वाले दोनों के ही बयान नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं, और क्या आगे आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को आप लीड करते हुए देख रहे हैं? नहीं, अगर बुशरा बीबी लीड करेंगी तो पार्टी और तकसीम होगी, ये मैं आपको बताऊं। पार्टी में उनकी क़यादत के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये अब इमरान खान फिर अली अमीन गंडापुर नहीं करेंगे, उनको करना ही नहीं चाहिए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। सबसे पहले यकीन देखिए ना, डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद है,
असद कैसर मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर भी ठीक हैं। है, बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, ये लोग आगे आए, ये फैसले करें। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, ठीक है, प्राइम बहुत शुक्रिया सुबह की है। सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे। और सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इस वक्त पीटीआई के अंदर का जो इंतशार है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। बहरहाल एहतजाज तो खत्म हो चुका, वज़ीर आज़म का सिपह सालार का एक पेश पे होना खुश आइंद है। उम्मीद करते हैं इससे हालात में बेहतरी आएगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बात होगी आज के अहम मैच पे, जो कि है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान और फैसला कुन मैच है। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। और वनडे सीरीज से पहले मैच में मेज़बान जिम्बाब्वे ने सरप्राइज देते हुए पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस कानून के तहत तकरीबन 80 रन से हरा दिया था। लेकिन दूसरे वनडे में पाकिस्तानी शाहीनों ने फिर से कमबैक किया और पलटकर वार किया और फिर मैच 10 विकेटों से अपने नाम करने में कामयाब रही। बिल्कुल, और इसी आज के फैसला कुन मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तवक्कुआत हैं, आज जीत के तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे? और जिस तरह से हमने दूसरे मैच में कम बैक किया, ये सिलसिला आज भी देखा जाएगा, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि हम पाकिस्तान में समझते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज है कि हर मैच हमने जीतना है। हम जीतेंगे भी, अच्छा भी खेलेंगे, बुरा भी खेलेंगे, कोलैप्स भी हो जाएगा, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन हमने देखनी है कि कंसिस्टेंसी। पहला मैच आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह खेला, अडेप्ट ही नहीं किया उन्होंने जिम्बाब्वे के विकेट्स पे। वो जाके खेल रहे थे इन कंपैरिजन के जो जिम्बाब्वियन है वो वेट करके खेल रहे थे इस विकेट पे और हम तेज खेल रहे थे। तो ये जो चीज है, ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेचुरली जिम्बाब्वे की नहीं है जो कि इंटरनेशनल विकेट्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 खेलते हैं तो हमें अडेप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा खेले सेकंड मैच में। थर्ड मैच में बिल्कुल उम्मीद है कि इनके जो कोच हैं वो उनको और गाइड करेंगे। अच्छा कोच है और मैं समझता हूँ कि उसके एक्सपीरियंस से लड़के आगे आ रहे हैं। अब साइम, मुझे बड़ी खुशी है कि साइम अयूब जैसे यंगस्टर्स आगे आए और परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। आज के मैच के लिए क्या आपकी उम्मीदें हैं? किस खिलाड़ी से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? और क्या हमें जिस तरह से हम बात करते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए खिलाड़ियों को मुख्तस कर देना चाहिए, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, उन्हीं को खिलाना चाहिए, या फिर हमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं मुसलसल, ये आउट खिलाड़ियों को कर रहे हैं, ये करते रहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा इशान। नंबर 1, आपने मैच खेलना है और लॉन्ग टर्म आपने खेलना है। ये नहीं कि जी सीरीज जीतनी है और इस लड़के को खिला लो, ये लड़का चेंज हो जाएगा, ये बेहतर करेगा। नो, आपने इन पे कॉन्फिडेंस रखना है। और यूजुअली जो क्रिकेट में एक ट्रेडिशन है कि जीती हुई टीम जो होती है वही खेलती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये छोड़ दें सीरीज हारें या जीतें, आपने टीम को रीबिल्ड करना है। डोंट फॉरगेट कि हमारी टीम बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और इन प्रॉब्लम को ओवरकम करके एक टीम कॉम्बिनेशन आप बनाओ। ये छोड़ दो कि हाँ जी इसको ये ना करो। अच्छा मीर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर हैं, शाहीन है, नसीम है, वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो आपको लगता है कि उन्हें होना चाहिए था, बेहतर होता, या फिर जिस तरह से नए लड़कों को मौका दिया है ये भी जरूरी था? ये इस विकेट के ऊपर आप देखें, जिम्बाब्वे के, जैसे मैंने पहले कहा, ये तेज विकेट्स नहीं है। नसीम और अफरीदी ये तेज बॉलर्स हैं और हमेशा एक असूल है कि जब आप फास्ट बॉलर हैं तो फास्ट विकेट पे आप और तेज करते हो, और इन विकेट्स के ऊपर जितना तेज करोगे बैट के ऊपर आपका वो कहते हैं ना, बल्ले के ऊपर आपका गेंद आ जाएगा। सो आपने स्लो विकेट्स पे, मीडियम स्लो और जिस तरह वो कहते हैं मिलिट्री स्लो, या आप स्पिनर्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। दोनों को आपने रेस्ट भी किया और उन्होंने रेस्ट करने के बाद आपने देखा होगा कि T20 में उधर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। लड़का स्टेल हो जाता है, ज्यादा क्रिकेट खेल के आप इतना वो नहीं करते, वो बोरिंग हो जाता है, उनके लिए मोनोटोनस होता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने लड़कों को सेव किया। और अगले मैच में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस खेलें, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा खेल पेश करें। हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर थोड़ी सी बात कर लें
आपको भी पता है इस वक्त जो किस सूरत हाल का शिकार हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी, आपको लगता है कि पाकिस्तान आ पाएगी? क्योंकि इस वक्त आईसीसी के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके अंदर लगता है कि हाइब्रिड मॉडल या फिर जो तमाम मैचेस हैं वो मुकम्मल तौर पर दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बड़ा वाजे कह चुके हैं कि इस बार कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी दो राय नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान में ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो इज्जत और सालमियत है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। क्या आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल बैक करता हूं मोहसिन नकवी को, जो उन्होंने एक स्टैंड दिया। बल्कि रात को एक फॉर्मर चेयरमैन मेरे घर भी आए हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं अगर आप चेयरमैन। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं जी, इनफ इज इनफ, हमने बहुत कर लिया, हिंदुस्तान कहीं भी जाओ हमें बदले में लगा हुआ है। अभी देखते हैं कि 2-3 दिन में जब। लेकिन मीर साहब, आपको लगता है कि ये पूछा भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इजारादारी हमने अभी तक देखी है और 3-4 दिन के बाद तो जय शाह चार्ज भी संभाल लेंगे, तो क्या मीटिंग को थोड़ा सा डिले हमें कर देना चाहिए था? क्योंकि जो प्रॉब्लम मेकर है, जब उसी के पास उसी की टेबल पे मुद्दा जाएगा तो शायद वो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करता। नहीं जी, मैं उम्मीद रखूंगा और करूंगा कि जय शाह जब आते हैं तो वो एक जिम्मेदारी का एक मिसाल बने। ये नहीं कि इंडिया की आपने नुमाइंदगी करनी है, आप सारों की नुमाइंदगी करते हैं। और देखें, बाकी भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं और उनका भी एक व्यू पॉइंट होता है। तो चेयरमैन तो चेयर ही करता है, ये नहीं होता कि वो हर चीज वही कहे तो वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। पूरी बोर्ड होता है और इस पूरी बोर्ड की जो कमेटी होती है, ये एक यूनानिमस इनका डिसीजन होता है। सो आई डोंट थिंक उनके कॉन्फिडेंस से लगता नहीं है कि वो सिर्फ ये दावे की हद तक कह रहे हैं या चेयरमैन होने की हद तक वो ये बात कर रहे हैं। रात को भी अगर उनकी गुफ्तगू देखी जाए जो कल उन्होंने की है, तो उन्होंने बड़ा अभी भी वो इस पर हैं कि सब अच्छा होगा, सब ठीक है और पाकिस्तान के हक में होगा। तो मोहसिन नकवी साहब, तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं या जो उनका कॉन्फिडेंस है उसके पीछे कोई वजह है, वो ले आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं जी, लॉजिकल बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रही हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। द क्वेश्चन इज कि ये बाकी क्रिकेटिंग नेशंस पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं। हम होस्ट हैं, अगर हम होस्ट हैं तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे। हालांकि कई बातें हुई कि जी सो मच सो कि जी अमृतसर चले जाए, 3 दिन के बाद इनके ड्यूरेशन रखें, लाहौर में मैच करें, हर किस्म की बातें हुई हैं। लेकिन होस्ट पाकिस्तान है, हाइब्रिड नहीं खेलना पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, इज्जत है, बहुत शुक्रिया पीजे साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि फैसलाना होगा और यही होगा कि हम होस्ट हैं, हमें यह हक हासिल है कि हम इवेंट के हवाले से अपनी तजवीज़ सामने रखें और ऑप्शंस भी सामने रखें और आईसीसी को मुनसिफाना फैसला करना होगा। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके मुस्तकबिल पर गौर शुरू कर दिया और 2025 के लिए बोर्ड मीटिंग भी बुला ली गई है। तो क्या फैसला होने जा रहा है, जिस तरह से जुनेद कह रहे हैं कि कल ये मीटिंग होगी और देखते हैं कि इसमें क्या फैसला सामने आता है। 2-3 ऑप्शंस हैं जिसका आपने भी तस्करा किया था कि क्या ये तमाम का तमाम इवेंट पाकिस्तान से ले लिया जाएगा, क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर कायल किया जाएगा इंडिया को पाकिस्तान आने पर। इस हवाले से जो भी फैसला होगा उसे आपको आगाह करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल जी, स्टे विद अस। अजीम, वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम अपने अगले मौजू की तरफ जाएं जो कि बहुत ही अहम है, कुछ सेफ्टी पिन की अहमियत के हवाले से आपको बताते हैं। जो अक्सर आप देखते हो कि मुख्तलिफ रिवॉल्वर्स या गन्स के ऊपर लगाई जाती है और सेफ्टी पिन बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। सेफ्टी पिन के जो मौजूद हैं 1796 में अमेरिका में बुनियादी तौर पे वो पैदा हुए थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे वॉल्ट हंट। और एक दिन $15 के कर्ज की अदायगी के लिए जब वो एक कंपनी के मालिक दोस्त से पैसे मांगने पहुंचे तो उसने उन्हें एक तार दी और उससे सीरियल फायर राइफलों के सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए एक हिस्सा तैयार करने को कहा गया। बिल्कुल जी, और हंट ने बहुत कम वक्त में इस मैकेनिज्म को तैयार कर लिया जिसे वो सेफ्टी पिन कहते थे। आज जिसे हम सेफ्टी पिन कहते हैं वो इसी तरह वजूद में आया। अगरचा वॉल्टर हंट ने ये डिज़ाइन एक हथियार के लिए बनाया था, लेकिन उसका इस्तेमाल अचानक तब्दील हो गया और कंपनी मालिक दोस्त ने इत्तफाकी तौर पर यह महसूस किया कि हंट की जो ईजाद है उसका इस्तेमाल कपड़ों में भी किया जा सकता है। तो यूँ वॉल्टर हंट ने जो सेफ्टी पिन बनाई थी उसके जो हकूक़ हैं वो $400 में फ़ौरन
अपने कंपनी मालिक जो है दोस्त को उसको मुंतकिल कर दिए और पहले काम के तौर पर $15 का कर्ज भी उन्हें अदा कर दिया गया। ये एक $15 का कर्ज वसूल करने से हासिल करने से ये काम शुरू हुआ था। जो सेफ्टी पिन उन्होंने पिस्टल के लिए बनाई थी, उसके बाद जो है पैसे देने वाले दोस्त ने उस कंपनी को और इससे नई फिर जिद्दत दी है और लाखों डॉलर्स भी कमा चुके हैं। ये है सेफ्टी पिन की कहानी। नाज़रीन, आगे बढ़ता इंतहाई अहम मामला है गज़ा जंगबंदी के हवाले से। अब मुआहिदा हो गया है इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के साथ सीज़ फायर मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद की यकीनी दहानी भी कराई गई है। बमबारी थम चुकी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तो इस मामले पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से राय लेते हैं। अली साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। और जंगबंदी का मुआहिदा तो हो गया, गो के गज़ा को मलिया मेट कर दिया गया है, नस्ल कुशी भी हो चुकी, लाखों जानें भी जा चुकी। क्या लगता है कि ये देरपा होगी जंगबंदी या कुछ अरसे के बाद फिर से आग भड़क सकती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये यकीनी तौर पे जो भी जंगबंदी की सिफारती कोशिशें हैं वो खुशाइंद हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या ये जंगबंदी देरपा होगी, तो मैं इस हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ 3 वजह से। और उसकी पहली वजह ये है कि देखिए, ये सदर बाइडन इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं अपने आखिरी चंद दिन जो उनके रह गए हैं, चंद हफ्ते उनके रह गए हैं हुकूमत में, कि जनाब मैं एक पीस बिल्डर हूँ। जबकि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 1.25 साल के दौरान जो ऑलमोस्ट 45,000 ईंधन भी यही फराहम करते रहे गई हैं, वो चाहे गजा में हो या चाहे लबनान में हो, उसकी बराह रास्त पुष्पनाही अमरीकी हुकाम ने की थी। और अब जाते हुए ये कहना है कि जी मैं तो अमन का पैगंबर हूँ। और तो ये आप देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इसराइल की जो तौसी पसंदाना पॉलिसी है और हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिश है, उसकी भरपूर पुष्पनाही अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा थी और वो रहेगी। दूसरी बात ये है कि हिजबुल्लाह जो है उसने बहुत टफ टाइम दिया इसराइल को, जिसकी वजह से ये जंगबंदी मुमकिन हुई है। आप देखेंगे गजा में, फिलिस्तीन में। सब लेकिन आपने कहा टफ टाइम दिया गया है गजा की जानिब से भी, हिजबुल्लाह की जानिब से भी। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो इस वक्त सीज़ फायर मुआहिदा हो रहा है, अमेरिका की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, सदर जो बाइडन की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, मुनाफिकाना रवैया अमेरिका का हमेशा से रहा है, जिसकी बात आपने पहले ही अपने जवाब में किया कि पहले पुष्पनाही भी साथ करते रहे और फिर सीज़ फायर की भी और जंगबंदी की भी बात करते रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त भी उनका मुनाफिकाना रवैया ही हो सकता है? ये सीज़ फायर वक्ती हो सकता है, इसके बाद फिर से जंग में धकेला जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 3 वजह से मैं समझता हूँ कि ये जंगबंदी बदकिस्मती से शायद देरपा ना हो। एक वजह तो ये है कि ये सदर बाइडन का फैसला है और उनकी कोशिश है, जो कि अब महीने से ज्यादा इक़्तिदार में शायद ना रहे। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि सदर ट्रंप जो है इस फैसले को बरकरार रखें, क्योंकि सदर ट्रंप की तारीख और तजुर्बा भी ये है कि उन्होंने डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन को जब तब्दील किया तो उनकी हर पॉलिसी को चेंज कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो जमीनी हकायक हैं, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि हिजबुल्लाह ने बाकी तंजीमों के मुकाबले में ज्यादा टफ टाइम दिया इसराइल को, जिसकी वजह से ये जंगबंदी जो है ये हिजबुल्लाह और सैयद मोहम्मद अली साहब, अमेरिका ने इस बार एक बार फिर से रजामंदी का इजहार किया, इसको खुशाइंद भी किया है। अली साहब, आपके ख्याल में हिजबुल्लाह के साथ तो मुआहिदा तय पा रहा है इजराइल का, हमास के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आगाज था, हमला तो हमास ने किया था, जिसके बाद धावा बोला गया और नस्ल कुशी भी हुई, मलिया मेट किया गया पूरे गजा को। जी बिल्कुल, और यही वो तीसरी वजह है जिसकी वजह से मैं इसके देरपा होने के इम्कानात कम देखता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बुनियादी तनाज़ा था वो तो गजा और हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ था, और जो हिजबुल्लाह है वो तो बुनियादी तौर पे एक तरह से सपोर्ट कर रही थी, एक सपोर्टिंग रोल में थी। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह का कोई टेरिटरी के ऊपर तो नहीं था, कोई जोग्राफिया के ऊपर कोई नहीं था, वो तो उनकी सपोर्ट के लिए एक तरह से जंग में शरीक हुई थी। बल्कि आप इसको तशवीशनाक एतबार से यूं देखें कि अब अगर हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के साथ जंगबंदी का मुआहिदा कर लेती है, तो इसको यूं देखिए कि अब जो हमास है अब वो तने तनहा होगी, क्योंकि अब उसको इस कानूनी मुआहिदे के तहत हिजबुल्लाह की उस तरह से दिफाई मदद हासिल नहीं होगी जिस तरह के पिछले चंद माह में थी। तो एक्चुअली ये सिफारती एतबार से हमास को तनहा करने का
भी ये एक कोशिश है कि एक हिकमत अमली हो सकती है, जिसको देखना जरूरी है, क्योंकि हमास के हवाले से कोई गारंटी इसराइल ने नहीं दी है कि वो नस्लकुशी बंद करेगा। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस वक्त बात कर लेते हैं, जो इमदाद भी नहीं पहुंच रही है और जो इस वक्त सूरत हाल है, तेज़ बारिश है, खैमों में जो वहाँ पर मौजूद हैं लोग फ़लस्तीन के अंदर, उनके लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। इमदाद इसराइल ने इससे पहले भी रोकी और सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। क्या समझते हैं आप, इमदाद जा पाएगी इस सीज़ फायर के बाद, कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि वहाँ पर इस वक्त लोग जो है वो ठंड से मर रहे हैं। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस मुआहदे का खैर मकदम किया है, लेकिन दूसरी जानिब आप जानती हैं कि सैकड़ों अक़वाम मुत्तहिदा के जो कारकुन हैं वो भी इसराइली जारहियत का निशाना बन चुके हैं। तो अब यकीनी तौर पे देखना है कि चूंकि इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा आलमी क़वानीन को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता, तो ये जो जंगबंदी के बाद, क्योंकि जंगबंदी तो बेसिकली लबनान और इसराइल के दरमियान हो रही है, उसका हमास से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब गजा और वेस्ट बैंक में इमदाद का पहुंचना जो है वो मुझे उसकी कोई मुसलसल और सेफ गारंटी तो नजर नहीं आती। तो अलबत्ता लबनान के ऊपर जो उसकी जारियत है उसमें अगले 2 माह में कमी आती हुई दिखाई दी। अली साहब, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तमाशा ही देख रही है। इमदाद अव्वल तो पहुंचती नहीं, जिस तरह से शाल भी कह रही थी कि वहाँ पे बारिशों की वजह से जो मौसम की सख्तियाँ उसकी वजह से भी हलाकतें होना शुरू हो गई हैं, और जो इमदाद पहुँचती है उस पर भी इसराइली लूटमार करना शुरू कर देते हैं। तो कब दुनिया होश के नाखून लेगी, उनके दर्द को, तकलीफ को समझेगी? और दूसरी तरफ क्या अब असल एजेंडा जो है क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ तबाह किया जा चुका, क्या अगला महाज ईरान में खोला जाना है? ईरान के ऊपर सख्तियाँ और पाबंदियाँ लगाने का प्लान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग थी इसराइल की, वो इस ईरान को इस खित्ते में कमजोर और तनहा करने की तवील हिकमत अमली का एक हिस्सा है, और यकीनी तौर पे इसराइल की और अमेरिका की ये कोशिश है कि ईरान को तनहा भी किया जाए और कमजोर भी किया जाए, और वो समझते हैं कि ईरान की खारजा और दिफाई पॉलिसी का जो अहम इंस्ट्रूमेंट है वो हिजबुल्लाह और हमास हैं। तो अगर इनको हम कमजोर कर देंगे तो दरअसल हम ईरान को कमजोर और तनहा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसको लार्जर जो मशरिक़ वुस्ता की सियासत है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गज़ा में मज़लूम हैं वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सर्दी की शिद्दत भी है, बारिश भी है, और फिर उनके खैमे थे वो कुछ तो बारिश के बायस उड़ गए हैं, सर्दी की वजह से वैसे भी खैमों में रहना बहुत मुश्किल है। तो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, शायद ये तमाम मिलकर कुछ कर पाएँ और उन लोगों तक इमदाद पहुँच पाए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपको बताएं कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये मालूम होगा कि वादी सिंध में भी दीवार चीन की तरह की एक अजीम दीवार मौजूद है। हम दीवार चीन की बात तो करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे सिंध में भी, दरियाए सिंध में भी ये इसे मिनी दीवार चीन कहा जाता है। बिल्कुल, ये छोटी होगी ना उस हिसाब से, तो इस वजह से इसे मिनी दीवार चीन या फिर दीवार सिंध भी कहा जाता है। ये रानीकोट के किले में वाक़या है, और किला रानीकोट दुनिया का सबसे बड़ा किला है, और ये किला कितना बड़ा है ये तो आप रिपोर्ट में ही देखें और इस दीवार का भी अंदाज़ा लगाएं। की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे कि हम इस विरसे का ख्याल रखें और इसको इसकी असल सूरत में बरकरार रखते हुए ये पूरी दुनिया तक बताएं भी सही कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखी थी वेब सीरीज? मैंने स्क्विड गेम्स की बात कर रही है। नहीं, मैंने सुना बहुत है, इसके चर्चे बहुत सुने, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर में इसके फैंस भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कोशिश की थी 1-2 बार देखने की। गेम है जो बड़ी थ्रिल भी, लेकिन सीजन 2 आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अब सीजन 1 को देख लिया जाए ताकि एक तसलसल भी बन जाए, क्योंकि सीजन में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप देख रहे होते हैं और जब मजा आने लगता है, आप इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने स्क्विड गेम का सीजन 1 देखा है, उनके लिए अब ये स्क्विड गेम का सीजन 2 भी जो ट्रेलर जारी हो गया, ट्रेलर जारी कर दिया गया, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। और ये मशहूर जनूबी कोरियन थ्रिलर सीरीज थी जिसमें ली जोंग जे जो सीजन 1 में स्योंग गी हन अलमारूफ प्लेयर और 456 का किरदार निभा रहे थे, तो उनका जो ये 456 है ये प्लेयर का नाम था। ये गेम जो है उसके अंदर जब लोग आते थे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता मरना पड़ता था और फिर लास्ट में एक बच जाता था। चलिए सीजन 2 की जरा आपको ट्रेलर दिखा देते हैं कि कितना सनसनीखेज है। आप भी ज़रूर देखिएगा। स्क्विड गेम का सीजन 2 आ चुका है, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, सुबह खैर। बात हो जाए कुछ सोने की इलेक्ट्रिक कार की, जैसे अगर आपने हासिल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 दिरहम में आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, 500 दिरहम में एक सोने की इलेक्ट्रिक कार किस तरह से हासिल की जा सकती है, मतलब थोड़ा सा सोचने के बाद अचंभे की बात लगती है। ये 24 कैरेट असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी है जो कि दुबई के गोल्ड सिविक एक्सटेंशन में मौजूद है और इसे नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। और ये सोने की जो इलेक्ट्रिक कार है सिर्फ 500 दिरहम में कोई भी हासिल कर सकता है। ये टेस्ला कंपनी की ये गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक आइकॉनिक गाड़ी अपने जदीद तरीन डिज़ाइन की वजह से मशहूर है और जुनेद जो है वो तो इसको जल्दी खरीदने वाले हैं। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, ऐसा हो जाए तो बहुत ही कमाल बात हो जाएगी। लेकिन गोल्ड प्लेटेड से पहले मैं सादा कार लेना पसंद करूँगा। ठीक है, दीगर जो वजूहत हैं वो भी इसके अलावा आपके सामने ही है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं वो इसे गौर से देखें, क्योंकि वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, और वैसे भी हमारे मुल्क को भी इस वक्त एक अच्छे तालीमी निज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुनेद, आप नहीं समझते हमारे वालिदैन से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को परेशानी लेनी चाहिए इस चीज़ को सीरियस होकर, ताकि हमारे जो निज़ामी जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। तो हमारे साथ शाहिद वारसी साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सर। शाहिद साहब, हम बात यही करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो इतना पेचीदा हो चुका है या इतनी उसमें झोल है कि हमारे बच्चे जिस तरह से तालीम याफ्ता होने चाहिए, जिस तरह से उन्हें कुछ सीखना चाहिए, वो उस तरह से सीख नहीं पाते हमारी दरसगाहों में जाकर भी। पहली बात तो है कि बच्चे कितने दरसगाहों में जा रहे हैं और जो जा भी रहे हैं तालीमी दरसगाहों में वो क्या कुछ सीख रहे हैं। हम बुक्स की बात करते हैं तो एक पलंदा होता है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है किताबों की जो उनके बैगों में मौजूद होती है। बच्चे झुक जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन तालीमी निज़ाम फिर भी इतना कमज़ोर है, वो सीखते कुछ नहीं है, पढ़ते कुछ नहीं है। जी जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। बैग भरने से तो तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होता। इसके एग्जांपल आप इस तरह लें कि इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2022 में बनाई, यानी 2020 में। तो उसमें उन्होंने अपने पुराने सारे निज़ाम को चेंज करके 5+3+3+4 का निज़ाम बना दिया। इसका मतलब ये था कि पहले 10+2 था, अब उन्होंने क्लास प्री नर्सरी 3 साल की उम्र से लेके क्लास 2 तक को फाउंडेशनल स्टेज का, जिसमें किताबों की इतनी अहमियत नहीं है। तो आपने भी कहा ना, किताबों का लोड बढ़ा दिया, इसको बहुत एक्टिविटी बेस्ड बना दिया, फाउंडेशनल स्टेज कर दिया। इस 5 के बाद फिर 8 साल की उम्र से लेके 11 साल तक की उम्र को प्रिपरेटरी स्टेज बनाया गया, जिसमें फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुई, जिसमें आप टेक्स्ट बुक, किताबें, सारी किस एज से किस एज तक? 8 से लेके 11 साल तक। हमने अगर 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में बिठा दिया, बहुत सारी किताबें दे दी हैं, या 4 साल की उम्र में दे दी हैं, या 5 साल की उम्र में दे दी हैं, तो हमें बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखना होता है कि किस स्टेज में हमने किस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है, किताबों का लोड कब डालना है। तो बेसिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हमारे पड़ोस में ये बेसिक रिफॉर्म जो ट्रेडिशनल निज़ाम हमारा चल रहा है वो वहाँ भी चल रहा था, लेकिन 2020 में उन्होंने उस पूरे ट्रेडिशनल निज़ाम को जब चेंज कर दिया और 6 से लेकर 18 साल तक की उम्र को बच्चे की एज के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया, तो आज उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। हम भी पाकिस्तान में, हम लोग भारत को वैसे तो बड़ा फॉलो करते हैं हर चीज़ में। हम लोग अपने हमारे त्यौहार ले लें, हमारे फंक्शंस जो घरों के होते हैं, शादी ब्याह ले लें, रसूमात देख लें, हम हर चीज़ में उनको फॉलो करते हैं, हम उनके अदाकारों को भी फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ पर तालीमी निज़ाम की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग ने सुना भी है, नेल्सन मंडेला जो है वो ये कह भी गए हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना है या किसी मुल्क का बेड़ा गर्क करना है तो उनका तालीमी निज़ाम कमज़ोर कर दो और उनके बच्चों को स्कूलों में नकल की तरफ राग़िब कर दो। तो इस वक्त हमारा माहौल भी वही बन चुका है। असल में हम एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को थोड़ा सा अगर समझ लें, और उसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं उन ममालिक से जिनके हम पहले बराबर हुआ करते थे या जिनसे हम बेहतर हुआ करते थे, और हम क्यों इतना पीछे रह गए और वो क्यों इतना आगे निकल गए, तो सिर्फ इसमें इंडिया नहीं है। आप 1960 में चले जाएँ तो पाकिस्तान और साउथ कोरिया का अगर मवाजना करें तो साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 22% था, पाकिस्तान का 15% था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर वहाँ का पर कैपिटा इनकम उस वक्त $155 था तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट कोई $100 के करीब था, वो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अर्बन पॉपुलेशन को देख लें, वो भी फ़र्क नहीं था। लेकिन जब आज आप साउथ कोरिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। आज अब अगर आप देखिए तो दुनिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मिलेगा आपको तो आप साउथ कोरिया में मिलेगा आपको। इनोवेशन के अंदर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया मिलेगा। हम भी कॉलोनी रहे, 90 ईयर्स कॉलोनी रहे, साउथ कोरिया भी जापान की कॉलोनी रहा है, 35 ईयर्स तक कॉलोनी रहा है। वो 1945 में आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हुए। 1960 तक हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं था। ये समझने में और कितने साल लग जाएंगे किसके, आप जिस तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं कि भारत में तब्दीली आ चुकी है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे तालीमी इदारे हैं
लेकिन वो प्राइवेट है और वो इतने महंगे हैं कि हर बंदा या हर बच्चा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारी गवर्नमेंट को कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, जब हम यकसा निज़ाम तालीम की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, बल्कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको देनी होगी, चाहे वो गाँव में रहते हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन हो, रूरल पॉपुलेशन हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो। जब हम यकसा एजुकेशन की बात करेंगे, यकसा निज़ाम तालीम की बात करेंगे, तो फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको देनी होगी। और ये स्टेट की सतह पे जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट आप उसी सूरत में ले सकते हैं। हम अगर आज बांग्लादेश का मवाजना कर रहे हैं तो उसका लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी एजुकेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, वो इनोवेशन में पाकिस्तान से ज़्यादा है, इंडिया ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है तो उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है वो इस दौर के हिसाब से बनाई है। मसलन अगर इस वक्त आप देखें तो कोडिंग क्लास 6 इंडिया में कंपलसरी हो गई है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंपलसरी हो गई है। अच्छा, अब ये जो दौर है ये चौथा सनती इनकलाब का दौर है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये एआई का दौर है, ये रोबोटिक्स का दौर है, ये आईओटी का दौर है, इस दौर ये बिग डाटा का दौर है। अब आप स्कूलों में सिंपल इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ा के काम नहीं चला सकते, आपको अपने सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस में चेंजेस लानी होगी। ये चेंजेस हमारे पड़ोस में आ चुकी, इसी चेंजेस की बुनियाद पर आज दुनिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी साउथ कोरिया बन गया। हम तो इंटरनेट बंद करने पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, हम इस पे लगे हुए हैं कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। हम इस पे लगे हुए हैं कि जी जो 4 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बेसिक लिटरेसी कम नहीं है, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है। दुनिया पिछले 25 साल से स्टेम एजुकेशन की बात कर रही है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात ही नहीं कर रही। वो इंग्लिश मैथमेटिक्स, वो मैथ को, साइंस को, इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को अलग अलग डिस्कस नहीं कर रही। वो कह रही है जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कराएंगे उस वक्त तक आप एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप जॉब ढूंढते रहेंगे, जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो क्रिएटिविटी के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में इस बारे में प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों इस दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, अब आप देखें कई प्रेडिक्शंस ऐसे आ चुकी हैं, मैकेंजी की आ चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आ चुकी है। आगे तो 4-5 साल के बाद वो 70-80% जॉब रहनी नहीं है जो जॉब पहले मौजूद थी। अब हम 5-6 साल 8 साल के बाद जो जनरेशन तैयार होगी हमारी, 10 साल बाद जो तैयार होगी, उनको जो स्किल्स चाहिए होंगी, उस वक्त की जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम तो रोट लर्निंग से ही बाहर नहीं निकल रहे, मेमोराइजेशन से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो हम आगे के लिए भी तैयार नहीं कर रहे और जो कुछ अभी तक गंवा दिया है वो तो गंवा दिया है। तो फिर जो शाहिद साहब हम लोग बात करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ अपना कंपैरिजन करने की, हमारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं बाहर जॉब्स करने के लिए वो तो उस तालीमी मयार पर पूरा ही नहीं उतरते, वो तो मेरे ख्याल में उन जॉब्स पर भी पूरा नहीं उतरते, उनकी रिक्वायरमेंट्स पर। तो किस तरीके से हम लोग बाकी ममालिक का मवाजना अपने साथ कर सकते हैं या मुकाबला इवन कर सकते हैं जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम जो कि सबसे रीढ़ की हड्डी समझा जाता है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को फ्लरिश करने के लिए, तो हम कितना पीछे हैं, कितना वक्त मजीद दरकार होगा और क्या बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? देखिए, इसमें ज़ाहिर है जब तक कोई कमिटमेंट नहीं होगी ना उस वक्त तक ये नहीं होगा। हमारे बच्चों में पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक हैरानकुन बताऊं, इस वक्त बरतानिया का सबसे ज़हीन तरीन फैमिली जो है ना उसका ताल्लुक वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया से है। नाइजीरिया की एक घर की फैमिली है जिसके 8 साल के 9 साल के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह में कि वो A लेवल O लेवल के एग्जाम पास कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा पाकिस्तान का बच्चा दुनिया का ज़हीन बच्चा है, बाकी जगहों के बच्चों से कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, जब हमारे प्रिंसिपल्स को एजुकेशन का नहीं पता होगा, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप रट्टा लगवाने से जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त तक आप उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप देखते हैं पाकिस्तान के बच्चे दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं, IT में भी देते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो स्कूल गए नहीं हैं कभी, जिनकी माओं ने कोशिश की है, जिनके पेरेंट्स ने कोशिश की और उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में बड़े बड़े एग्जाम में बैठ के बनवाया है। इसका मतलब है अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी इंप्रूव होगा। फिरोज बात की बहुत शुक्रिया। शाहिद बासित हमारे साथ मौजूद थे। प्रायोरिटीज़ की आपको तय करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे हम देखते हैं कि हुकूमती फैसले इसमें सबसे ज़्यादा हम रोल अदा कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। स्टे विद अस। बड़ा ही अहम मौजू है नाज़रीन, वो है बाल गिरने का, झड़ने का। जुनैद के दिल को लगा है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे समय तकरीबन जो 80%, मेरे ख्याल में तो 80% है, लेकिन जो अदाद शुमार इसके मुताबिक 50% मर्द और 40% ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक सर्जन। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। सबका मुश्तरका मसला है, बताइए कि पहले तो वजूहात, फिर आते हैं इलाज की तरफ। ये मेरा भी मसला है, हमारा मर्दों का तो सबका मुश्तरका मसला है। पहले मेरे से अक्सर जब पेशेंट आते हैं सबसे पहले पूछते हैं डॉक्टर साहब आपने खुद क्यों नहीं करवाए, अपने ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया, हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली बात तो जब मैं उस उम्र में था
जब ये दवाइयों से रोके जा सकते थे बाल, तो उस वक्त तो दवाइयाँ ईजाद ही नहीं हुई थी। वो आज से कोई 25 साल पहले ये वाली दवाइयाँ नहीं थी जो कि अब मौजूद हैं। उस वक्त हेयर पे इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी गई थी एज अ साइंस। जो लोग बिल्कुल गंजे हो जाते थे वो विग लगा लेते थे। अच्छा, ये उम्र कौन सी होती है जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बाकायदा और आपको पता भी नहीं चलता? जब पता चलता है तो बाल गिर चुके होते हैं। यूजुअली देखें, दो तरह के बाल गिरते हैं। एक वो हैं जो मर्दों में गंजापन है, जो मुझ में है, आप में हो रहा है और बहुत सारे लोगों में मर्दों में होता है। वो जो है वो एक हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक कन्वर्ट हो जाता है एक और हार्मोन में, वो बाल गिरा देता है। उसके लिए अब बहुत दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जिस तरह PRP है और इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। FDA की 2 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में अच्छी खबरें भी बतानी चाहिए, तो एक जो मैं बार बार लोगों से जिक्र करता हूँ ये है कि मैं तो पूरी दुनिया में फिरता हूँ, अमेरिका में रहा हूँ 15 साल, तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन कोई दवाइयों से कम नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे 90 अगर मिलावट ना हो तो? मिलावट की और ये भी मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मिथ है कि मिलावट वाली दवाइयाँ बहुत ही कम होंगी, क्योंकि मैंने आज तक जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मैंने एक दवाई ना खुद खाई है कोई इम्पोर्टेड, ना मेरी फैमिली ने खाई, और सारे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिनियाती जो बाल गिरते हैं, जो जीन्स की वजह से, कि मेरे बाप दादा के गिरे थे फिर मेरे भी गिरेंगे, और ये जो चीज़ है, ये जो जेनेटिक हेयर लॉस है, ये मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है। जब मर्दों में होता है तो हमारी हेयर लाइन पीछे जानी शुरू हो जाती है, और ऊपर से सिर्फ सर का ऊपर का हिस्सा जो है उसमें अगर गंजापन हो या कम बाल हो जाएं, तो उसको समझ लें कि वो जेनेटिक और एंड्रोजन का मतलब है कि आपके हार्मोन से, और जेनेटिक मसला है, ये आपका जेनेटिक हेयर लॉस है। ये मर्दों में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन ये होगा जरूर, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता। नहीं, मर्दों में उनमें होगा जिनको जेनेटिकली है उनमें मसला, के उनके माँ की तरफ से या बाप की तरफ से वो जीन आया है। वो क्या अगर दोनों में आ जाए, जेनेटिक होने के बावजूद उनको ओवरकम किया जा सके, आपकी डाइट रूटीन बेहतर की जाए जी, तो ये तो एक हो गया जेनेटिक वाला। दूसरा ये कि बहुत सारी हमारे अंदर ऐसे अज्जा हैं जो फॉर एग्जांपल जो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन अगर काम ना करे, ये ज़्यादा काम करे, उससे बाल गिर सकते हैं। आयरन की कमी से या ज़्यादती से बाल गिर सकते हैं, ज़्यादा कमी से बाल गिरते हैं। विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, इस तरह एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 200 वजूहात हैं जिससे बाल गिर सकते हैं। अब वो 200 वजूहात को देखने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अच्छा। तो जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, एक तो है कि देखने से पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के गोल गोल बाल के ऐसे गिरे हुए हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे निशान पड़ गए, गोल हैं, ठीक है, वो एलोपेशिया एरियाटा होता है, जो कि आपकी अपनी बॉडी जो कि डिफेंस सिस्टम है वो उन बालों को मारने लग जाता है। अच्छा। वो बच्चों में ज़्यादा होता है, एक दूसरे से नहीं लगता। काफ़ी दफ़ा फंगस से बाल गिर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। जिन घरों में बिल्लियाँ, कुत्ते, कोई इस तरह पालतू जानवर है, उनसे एक फंगस लगता है जो कि बालों के अंदर भी लग जाता है और बाल वहाँ से गिर जाते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह से हम इनको देख सकते हैं। कुछ वो है जो कि जेनेटिक हेयर लॉस है, जो मर्दों में होता है, उसका भी इलाज बहुत हद तक मुमकिन है, और अगर बिल्कुल भी इलाज ना हो तो हम फिर पीछे से बाल, चूँकि मर्दों के आपने देखा होगा, औरतों के भी साइडों से और पीछे से नहीं गिरते, हम वो बाल जो कि जेनेटिकली एक किस्म के वो नहीं गिरने वाले जेनेटिकली, हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट तो एक मुस्तकिल हल आ चुका है, उसमें जिद्दत भी आती जा रही है, लेकिन ये जो PRP आप बता रहे हैं या मेडिसिन या कोई ऐसे स्प्रेज जो हैं, उनके इस्तेमाल से जो बाल मौजूद हैं उन्हें गिरने से रोका जा सकता है या रीग्रोथ भी होती है, दोबारा उगना भी शुरू हो जाए? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो FDA की कुछ अप्रूव्ड ड्रग्स हैं जो कि स्प्रे की फॉर्म में भी आती हैं, खाने वाली भी हैं, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। उससे पहले हम कुछ थोड़े से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अगर उनसे ठीक ना हो तो फिर हम और कुछ चीज़ें, ये जो जिस तरह PRP हो गया या एक्सोसोम्स हैं या PDO थ्रेड्स हैं, ये समझ लें जो आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है दवाइयों की, उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट किए जा सकते हैं। जिस तरह आप अगर पौधा हो तो आप उसको पानी देंगे, उसको धूप में रखेंगे, और उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप कोई खाद डालेंगे तो फ़र्ज़ करें फर्टिलाइज़र जो है वो आपका PRP भी हो सकता है, वो आपका एक्सोसोम्स भी हो सकते हैं, और वो आपका थ्रेड भी हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी वजह जानना कि बाल गिर क्यों रहे हैं, बच्चों में बाल गिरने की वजूहत और हैं, उनमें आमतौर पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, या उनमें फंगस होता है, या उनमें एलोपेशिया एरियाटा जिसको कहते हैं बालचर बोलते हैं पाकिस्तान में, वो होता है। जो बड़े होते हैं
ख़वातीन में और वजूहात हैं जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ख़वातीन में आयरन की कमी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं ये ख़वातीन वाली बात पे आऊँगी। ख़वातीन में ये भी कहा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो बाल झड़ते हैं, या फिर ये मिथ है या पता नहीं हकीकत है कि माएँ ये भी कहती हैं कि बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया तो बाल वहाँ ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली इसमें मिथ ये है कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन बाल गिरना एक रियलिटी है। हमारे पास जब आपका कोविड हुआ तो बेतहाशा लोग आने लग गए। इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद कोई भी इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा जब भी होगा उसके बाद बाल एक किस्म के समझ लें आपके शॉक में चले जाते हैं, जिसको टीलोजन अफ्लूवियम एक बीमारी है, और उससे वो निकल भी आते हैं अगले 6 महीने में। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी निकल आएंगे, लेकिन जब वो बाल लेकिन तब तक डॉक्टर साहब बचेंगे 6 महीने में तो ही वो। हाँ जी, और वो बड़े खतरनाक लगते हैं बिकॉज दे कम इन बंडल्स। लगता है कि बिल्कुल ही आप गंजे हो गए, और लोग तकरीबन आपके हाथ भर जी बिल्कुल वो लटें हाथ में आ जाती हैं, और दैट इज़ अ रियलिटी, ऐसे होता है। लेकिन अगर उस वक्त सही उसका इलाज कर लिया जाए, जब आप बालों ने वापस आना है तो उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। अगर वो न्यूट्रिशन वहाँ मौजूद है और उसके साथ आप PRP कर सकते हैं और चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, तो उससे बाल तकरीबन सारे ही बाल वापस आ जाते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ये भी क्या मिथ है या हकीकत है? कहते हैं बच्चों की टिंडें बहुत कराएं, उनके हेड शेव करवाएं ताकि बाल मजबूत हो जाएं। यही चीज़ अगर बड़ों के साथ हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये चंद चीज़ें हमारे मिथ हैं। नंबर 1 ये कि जी बाल ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा हेड शेव करवा दिया और वो बाल निकले ही ना। जुनेद ये सोच रहे थे कि वो टिंड करवाएं ताकि शायद बाल जो है वो जितनी मर्जी आप टिंडें करवा लें, जिन लोगों के बाल गिरने हैं वो गिरने हैं। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, टिंड कराने से ना तो विटामिन ज़्यादा आएंगे, ना मिनरल ज़्यादा आएंगे, ना वहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज होगा। और इसी तरह लोग समझते हैं ऑयलिंग बड़े बड़े मिथ हैं। पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पे मिथ ऐसे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैं सर के बल खड़ा हूँगा कोई आधा घंटा, ये भी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं है। और इस तरह ब्लड सर्कुलेशन वो कहते हैं बेहतर होती है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो हैं इस तरह लोग समझते हैं कि फ़लान तेल लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें से एक आधे तेल की थोड़ी सी, ये तो फिर हमारे नाज़रीन को ज़रा गौर से सुनना चाहिए कि हेयर टॉनिक्स पे और जो मुख्तलिफ नुस्खे हैं इस पे पैसे बिल्कुल ज़ाया ना कीजिए। तो फिर क्या करें? क्या डाइट बेहतर करें? नहीं, आपका देखें, पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाना सबसे आसान और सबसे सस्ता पूरी दुनिया में है। आप जाते नहीं है, रुझान जी लोग डर जाते नहीं हैं। सही डॉक्टर भी तो होना चाहिए ना डॉक्टर साहब जी। सही डॉक्टर भी तो सही डॉक्टर हकीम जो आपके रेह से बाल भी जाते रहे। हाँ, जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट हैं, यूजुअली उनके पास जाने से पता चल जाता है कि आपको उसकी बुनियादी वजह क्या बाल गिरने की है। अगर बुनियादी वजह पता है, यानी मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई पेशेंट के बाल ना आए हों। मुमकिन है कोई 1 से 2 पेशेंट होगा पूरी ज़िंदगी में कि उसके बाल वापस ना आए हों। बाल यूजुअली अगर आप उसका ट्रीटमेंट सही करें, और हम क्या करते हैं अगर बिल्कुल भी पता ना चले तो हम जिल्द का एक छोटा सा टुकड़ा लेके जिस तरह चुटकी भरते हैं, उसमें एक स्टिच लग जाता है और उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी का भी तस्वुर पाकिस्तान में बड़ा ख़राब है कि पता नहीं बायोप्सी का मतलब है कि कहीं कैंसर है, खुदा न खास्ता। बायोप्सी का मतलब है आप जिस तरह ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह आप जिल्द का टुकड़ा लेके जिसमें बाल भी उगाओ, उससे आपको पता चल जाता है कि इसकी क्या बीमारी है, उन सूरतों में अगर पता ना चल रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये चीज़ आजमाई भी है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा हेयर लॉस था, हेयर फॉल शुरू हो गया था, और मैंने उसके बाद स्प्रे और मेडिसिन खानी शुरू की जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेड है। तो मेरे उसके बाद से हेयर फॉल रुक भी गया और मुझे बाल की ग्रोथ भी मेरी शुरू हो गई है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि सही, जिस तरह जुनेद ने कहा कि सही डॉक्टर के पास जाना, और घर में हकीमी नुस्खे, और जिस तरह से हम इंटरनेट से देखने के बाद हम मिक्स तेल कर देते हैं 10 किस्म के, और समटाइम मज़ीद हेयर लॉस का हम शिकार हो जाते हैं। कितना ज़रूरी है कि हम लोग पहले, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि टेस्ट होते हैं, और फिर उस तरह से बाकायदा चलें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है ख़वातीन, बच्चे और बड़े, सबको इस वजह से मुश्किलात का उसकी एक बुनियादी वजह ये कि हम डॉक्टर के पास जाने को एक तो मायूब समझते हैं, और समझते हैं पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। उससे ज़्यादा लोग फजूल तेलों में और फजूल किस्म की अदवियात में, और फजूल बहुत ही ऐसे कुछ शैम्पूज़ हैं जो $200 के, $100 के लोग बाहर से ले आते हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता। आपके ज़र मुबादला भी ख़राब हुआ, आपने वो भी ज़ाया किया, और आपका तशख़ीस होना कि बाल गिर क्यों रहे हैं, वो ना तो इतना मुश्किल काम है और ना इतना महंगा काम है। आप सिर्फ मेहरबानी करके किसी डॉक्टर के पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, और बानो कुद्सिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज उनकी सालगिरह है, 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तो एक ब्रेक, उसके बाद बात। वेलकम बैक। और बात हो जाए मारूफ अफसाना निगार बानो कुद्सिया की, जिनका आज 96वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और एक ऐसी शख्सियत हैं
जो कि सदियों में पैदा होती हैं। उर्दू अदब के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं, बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से ड्रामे लिखे, और ऐसा भी बहुत रेयर होता है कि कोई हस्बैंड वाइफ एक ही फील्ड से हों और आपस में इतनी अच्छी बनती हो, आपस में केमिस्ट्री भी हो और इतनी ज़बरदस्त खिदमात भी हों। तो ऐसी लाजवाल किताबें उन्होंने लिखी हैं। ज़रा एक ओवरव्यू लेते हैं पैकेज की सूरत में, फिर इस पर बात करते हैं तफसीलन। बानो कुद्सिया ने अपने इन शाहकारों की बदौलत बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, उन्हें बहुत सारे तमग़ा से भी नवाजा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार रफ़ी साहब, जो कि अदाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, व्लॉगर हैं। इनको वेलकम टू शो कहेंगे। फिर भाई वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया। जो हम बात करते हैं उर्दू अदब की, तो बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जिनमें बानो कुद्सिया या फिर हम बात करें इशफाक अहमद साहब की, जो कि मियाँ बीवी भी आपस में रहे हैं, ताल्लुकात उनके इतने खूबसूरत थे, और फिर एक ही, जिस तरह जुनैद कह रहे थे कि एक ही फील्ड में होना और इतनी अच्छी नौजवान नस्ल के लिए तो बिल्कुल, तो वो और आपका ताल्लुक भी बड़ा करीबी था उनके साथ। थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए जी, बानो कुद्सिया आपा ने कनेट्स कॉलेज से BA किया था बिफोर पार्टीशन, और ये धर्मशाला, जब ये मुत्तहदा हिंदुस्तान था तो धर्मशाला की रहने वाली थी और चट्ठा फैमिली से थी। अच्छा। तो जब पाकिस्तान बना तो इनकी वालदा फिर पाकिस्तान आ गई, और मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वालदा को फातिमा जिन्ना ने बुलाया, मिसेस चट्ठा को, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ज़िम्मेदारी दे रही हूँ इस पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि वो पंजाब में थी, इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल्स थी, तो तुम जाओ करिया करिया गांव-गांव लोगों को मोटिवेट करो कि ये अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अच्छा। आप यकीन करें कि 7-8 साल वो मेहनत करते रही, गांव में जाती थी, लोग भगा देते थे बानो कुद्सिया की वालदा को, और उसके बाद वो फिर एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, बच्चियों को ख़ास तौर पे भेजना शुरू किया। तो उनकी वालदा का ये एक बहुत बड़ा एहसान है। और अब मिसेस चट्ठा की बेटी बानो कुद्सिया, ये उस वक्त 1948 में जब MA उर्दू की क्लासेस शुरू हुई हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो पहली मुलाकात ये फ़ीस जमा करा रही थी और इशफाक साहब वहाँ बरसर, जिसको हम कहते हैं क्लर्क के पास, बाहर खिड़की के पास खड़े हुए थे। मैंने पूरी वो 2-3 साल पहले मैंने पूरा वो बनाया, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, पहली मुलाकात जहाँ हुई। और उसके बाद सिगरेट का भी किस्सा है, सिगरेट पीते हुए। हाँ, वो दुबन्नी मांगते थे। अच्छा। कभी कहते थे पैंचर लगवाना है, सिर्फ एक शायद इंटरेक्शन के लिए। राह रवा में बानो कुद्सिया आपा ने बड़ा तफसील से ये सारा लिखा है। फिर वो शादी हो गई उनकी, और जब शादी हुई तो फिर उसके बाद दोनों, क्योंकि लव मैरिज थी, तो उधर से उसी मोहब्बत से अफसाने बनते रहे। नहीं, बनते भी रहे, लेकिन वो जो गुर्बत का दौर जब आया, क्योंकि इशफाक साहब के बाद घर वालों ने कहा था कि निकल जाओ यहाँ से, फिर दोनों ने अखबार निकाला, मेहनत करते रहे, अफसाने लिखते रहे। वो बानो आपा बताती है ना कि ये सोफ़ा हमने 3 स्क्रिप्ट से लिया था, ये शीशा जो हमने 2 स्क्रिप्ट से लिया था, ये टेबल हमने 4 स्क्रिप्ट लिख के। बाबा जी, वो जो किस्सा गाड़ी वाला सुनाते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता था, हाँ, उसकी वजह क्या थी? वो दरअसल वो किस्सा ये है कि जब भी इशफाक साहब बानो कुद्सिया आपा को, क्योंकि अब बानो आपा ने GC में पढ़ाया भी, तो वो जब जाते थे ना छोड़ने के लिए बानो आपा को, तो उतर के आते थे और दरवाज़ा खोलते थे, तो लोग कहते थे कि देखो यार, ये जोड़ा एहतराम, मोहब्बत करता है, और ये इशफाक साहब बानो कुद्सिया आपा को कितना चाहते हैं कि एहतराम में आके दरवाज़ा खोलते हैं। तो बाद में पता चला दरवाज़ा खराब था, वो अंदर से खुलता नहीं था। आपका भी बड़ा मजबूत ताल्लुक था, आप तो उनके बेटे भी, लोग कहते ये समझते थे आपका इतना मजबूत ताल्लुक था कि उनका बेटे भी आपको कहा जाता है। तो देखिए जी, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं तो उनके पैरों में बैठने वाला था। उनके बेटे अनीस अहमद खान, अनीक अहमद खान, असीर अहमद खान, जो अनीक भाई हैं वो बाहर होते हैं, असीर भाई यहाँ होते हैं, और तीसरे बेटे उनकी डेथ हो गई थी बानो आपा के बाद। तो दरअसल मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि उनके जो रूहानी जानशीन है वो उनके बच्चे हैं, या उनका बेटा जो उसका जो। लेकिन जो ताल्लुक इस तरह से बनते हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। खून के रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन जो ये ताल्लुक और ये मोहब्बत होती है, ये भी बड़ी लाजवाल होती है। और अनीस भाई कहते थे मैं तो आपका जिस्मानी तौर पे बेटा हूँ, रूहानी तौर पे आपके ये जो जितने हम बैठे होते थे ना, तो उनकी तरफ वो इशारा करते थे कि आपकी असल औलाद ये हैं। बड़ी खूबसूरत खातून, बड़ी आला दर्जे की सोच की मालिक। और मैं आपको बता दूं कि वो ख़वातीन जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं, वो किसी भी किस्म के हैं, वो शौहर का मसला है, सास का मसला है, तालीम का मसला, कुछ भी है, वो अगर बानो कुद्सिया आपा को पढ़ें। राजा गिद्ध तो एक नावल है ना, जो कि बहुत बड़ा नावल है, लेकिन इसके अलावा 2 दर्जन से 3 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी बानो कुद्सिया आपा ने। आप यकीन कीजिए कि अगर आप
आज की औरत, आज का मर्द और ख़ास तौर पे औरत अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहती है, वो मुझ जैसे बुरे शौहरों को, भाइयों को, बापों को पहचानना चाहती है, तो उनका अदब पड़े। बिल्कुल, कामयाब जिंदगी गुजारने के सारे नुस्खे और राज उसमें मौजूद हैं। ऐसी आला दर्जे का अदब कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये महारत है, ये जो अबूर हासिल उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद या बालिग होने के बाद नहीं, 5वीं क्लास में जिस वक्त थी, तो उनके स्कूल में एक मौके पे, एक इवेंट के मौके पे स्क्रिप्ट अवेलेबल ही नहीं था, तो बानो कुदसिया ने जिस वक्त वो लिखा और वो नंबर 1 उसको प्राइज़ भी मिला, वो वाक़या भी तो शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन के साथ। वो तो ऐसे ही था। मैं इससे बड़ा वाक़या शेयर करता हूँ। जब पाकिस्तान बना ना, तो यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी कल्चरल, तो किसी इदारे की मदद के लिए इन्होंने एक ड्रामा ना सिर्फ लिखा, अभी इशफाक साहब ज़िंदगी में नहीं आए हैं। अच्छा। तो उसके अंदर सारे मर्दों और औरतों के किरदार किए और लड़कियों ने, और बानो कुसियापा ने उसमें हीरोइन का किरदार किया। अरे वाह। अच्छा, अब वो ड्रामा जब 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए लगा था शायद, अलमरा ऐसे नहीं होता था, ये कल्चर ये दूसरी तरह था, ये तो बाद में बना। तो आर्ट्स काउंसिल ने इजाज़त दी, डॉक्टर सजाद साहब होते थे वहाँ डायरेक्टर, तो उन्होंने जब वो ड्रामा किया तो वो पसंद आ गया लोगों को। अब वो कई महीने चलता रहा। अच्छा। और उसके बाद जो उससे पैसे जमा हुए वो 17,000 थे या 27,000 थे, ये मुझे नहीं याद, बट ऑफ पाकिस्तान को डोनेट कर दिए गए पाकिस्तान की तरक्की के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद फौरन ये पहला वो ड्रामा था जो बानो कुदसिया साहिबा ने लिखा और खुद एक्टिंग भी की उसमें। एक्टिंग भी की। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान को पहली डोनेशन बानो कुदसिया आपा ने दी थी। वो तो मौजूद भी है। फिर ये स्क्रिप्ट्स की राइटर जाहिर है उन्होंने थी। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। जब इशफाक साहब की डेथ हुई ना, तो उससे तीसरे या चौथे साल बरसी पे मैं एक पैकेज बनाने की घर से ना एक चैनल की गाड़ी लेके इशफाक साहब के घर चला गया। उनके घर का नाम था दास्तान सराय। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने गेट पे कहा कि जी बानो आपा से कहें कि इफ्तिखार इफ़ी आया है। तो थोड़ी देर के बाद रफ़ीक भाई होते हैं, वो खिदमत गुजार थे उनके, आज भी हैं माशाल्लाह। रफ़ीक भाई वापस से कहते हैं यार माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने वहाँ से कागज़ उठाया, उस पर लिखा बानो कुदसिया आपा इशफाक साहब आम आदमी के हामी थे, आम आदमी की आवाज़ बनते रहे और ख़ुद को एक आम आदमी गर्दानते रहे। अगर आज आपने मुझसे मिलने से इनकार, एक आम आदमी से मिलने से इनकार कर दिया, तो मैं आपका शुमार ख़ास लोगों में करना शुरू कर दूंगा। नीचे मैंने लिखा प्रोफेसर इफ्तिखार इफ़ी। मैं उन दिनों ड्रामा पढ़ाता था नेशनल PNCA और नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से शाकिर अली म्यूजियम में। वो मुझे प्रोफेसर के हवाले से उस वक्त जानती थी। इब्तदाई मेरा मुलाकात थी। मैंने रुका अंदर भेज दिया। रफ़ीक भाई गए हैं, 15 मिनट के बाद 2-3 खादमाओं ने उनको उठा रखा और उनके पैर घिसड़ते हुए आ रहे हैं, चेहरे पे नकाहत थी। हाँ काका 10। मैंने कहा जी माफ़ कर दे, आप अंदर जाएं। मुझे नहीं पता था उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं कि कोई शख्स अपनी प्राइवेसी को ऐसे डिस्टर्ब करके एक मेरे जैसे बेवकूफ़ नौजवान आदमी के लिए ऐसे मोहब्बत का इजहार करेगा। दास्तान सराय वो अल्फाज उनके दिल पे लग गए कि इशफाक साहब तो ये करते थे एक आम आदमी के साथ, और आप जो है वो अंदर बैठे। सबके साथ ऐसी थी। आप ये देखिए कि दास्तान सराय के दरवाजे 121C मॉडल टाउन हमेशा के लिए खुले हुए थे। आप रात को 3 बजे चले जाएं, 10 बच्चों को लेके गए जी मैंने यहाँ रहना है, मेरे पास घर नहीं, कहते थे रह ले, दरवाज़ा खोल देते थे और आप रात को उठ के रोटियाँ पका रही हैं। ये जोड़ा बड़ा कमाल था। जो इनकी मोहब्बत है वो तो चले एक लव मैरिज थी, बड़ी लाजवाल मोहब्बत रही। आजकल भी बड़े लाजवाल मोहब्बतें बनती हैं, मोहब्बतें कायम होती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक ही प्रोफेशन में हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं ना बन पाती है, और एक दूसरे के ऊपर तनकीद, उसके काम के ऊपर सवाल, उसके काम के ऊपर तनकीद। तो उनका भी एक ही प्रोफेशन में होना, मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं मर्दों को ये लगता है कि वो औरतों से बेहतर हैं। औरतें अगर कुछ करने लग जाए तो उन्हें लगता है कि मर्दों से बेहतर हैं, लेकिन इनके अंदर वो देखा नहीं गया। दोनों के नॉवल, मोहब्बत भी थी बीच में शिकवे शिकायतें भी रहे, दुनियादारी भी दिखाई गई। क्या वजह थी कि प्रोफेशन में भी इतनी ही मोहब्बत थी जितनी आम जिंदगी में या अपनी? देखिए जी, मैं एक आपको बता दूं, बानो कुदसिया आपा बारहा हमने ये बात भी की, क्योंकि मैं उनकी नशिस्तों में बैठा करता था तसलसल के साथ 20-21 साल। बानो आपा का ये कहना था, अब बहुत सारे फेमिनिस्ट आते थे, वो बात करती थी, वो कहती थी, मैं वो लफ्ज़ बदल के थोड़ा सा इसलिए बोलूँगा कि वो तो ज़रा, क्योंकि बानो कुदसिया जब लिखती थी ना तो वो तलवार थी, बाबा जी जब लिखते थे वो रियायत करते थे। बानो आपा सीधी बात, हक़ाइक़ लिखती थी। हाँ सीधी बात जी, और बड़ी, मैं आपको बताऊं, बड़ी गहरी और गुज्जी बात लिखती थी। समझ भी कम आती थी। हाँ नहीं, अब तो आएगी, बड़ा तरक्की है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो वाक़या सुना रहा था,
बानो कुसिया आपा मैं भूल गया, शायद पता नहीं क्या वाक़या सुना था। बहरहाल बानो कुसिया आपा के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सारी ज़िंदगी ना अशफाक अहमद के पीछे चलती रही, उनके कदमों के निशानों पे। आपने बताया फेमिनिस्ट जब आते थे तो क्या हाँ, बानो कुसिया आपा ये कहती थी कि जब बेटी बाप के घर है तो वो सरेंडर कर दे हर हवाले से बाप के आगे, और जब वो ब्याही जाए तो वो सरेंडर कर दे शौहर के आगे हर हवाले से। वो जैसे रखे, जिस तरह रखे। देखें, मर्द इतना भी बुरा नहीं होता कि वो जुल्म ही करता रहेगा, लेकिन अगर जेब की गर्मी सर्दी आ गई हालात की, वो उसके साथ खड़ी रहे। और फिर वो कहती थी कि जब शौहर मर जाए तो फिर वो बच्चों की माने जो उसके बेटे कहते हैं। और मैंने खुद देखा, अशफाक साहब की ज़िंदगी में अशफाक साहब की मानती थी, और जब अशफाक साहब चले गए तो असीर भाई मतलब पैर सूझ जाते थे, महफिल में बैठी हुई हैं, 70 लोग बैठे हुए हैं, तो कभी भी नहीं उठती थी। तो उन्हें असीर भाई ने कहना, माँ जी तुसी अंदर जाओ। अच्छा जी, फिर मतलब सारा लेके सीरी यानी कि जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर अमल करके भी दिखाया। हाँ, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि वो इतनी शौहर के पीछे चली कि आज जाके देखें उनकी कब्र कहाँ है, अशफाक साहब के कदमों में दफन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये बातें और किससे करना ना भाई इतने हैं कि जितने तो करते शौहर के आगे ऐसे करना है, बिल्कुल जैसे बानो कुसिया ने। बानो कुसिया साहिबा को फॉलो किया जाए और जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी। आज उनकी सालगिरह का दिन है, उनके याद करने का, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है। बातें तो बहुत सी हैं, हम करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार रफीक भाई हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रंग की बात की जाए तो लोग जो है वो बड़े इस बात को मफरूज़े कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ खाई थी माँ ने तो बच्चा काला पैदा हो गया, फ़लाँ चीज़ ना खाओ इससे काले हो जाओगे, चाय ना पियो इससे काले हो जाओगे। तो यही मफरूज़े जो हैं ये आगे चल के जो है वो लोग इनको मिथ बना लेते हैं और इन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। मछली के बारे में भी कुछ ऐसा ही है मशहूर, जो कहा जाता है कि जब मछली खाने के बाद आप दूध पी लेते हैं तो उसके बाद आपके जो फेस के ऊपर स्पॉट्स से बन जाते हैं, फुलबेरी जिसे कहते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? क्या वाकई में ऐसा होता है? अक्सर जो है वो गर्मा गर्म ये मौजू है और आजकल तो सर्दियाँ क्योंकि तो इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप मछली के बाद दूध जो है वो ना पिएं, इससे फुलबेरी का मर्ज़ हो जाता है। कई इल्मी तहकीकात के बाद मछली खाने के बाद जो दूध पीने से फुलबेरी की बीमारी का कोई साइंसी सबूत जो है वो नहीं मिला। इसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्चेज हुई हैं। जिससे मैं कह रही थी कि ये मिथ जो है बाद में लोग इसको सच मानने लग जाते हैं और फिर एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये वही बात है। जी हाँ, और साइंसदानों ने भी इस हवाले से तहकीक पेश की है और बताया कि बहरा रोम के करीबी ममालिक में खाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ दुनिया की सबसे सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, जिनमें मछली है, दूध है और दही इसमें शामिल है। तो ये मामला जो है ये मिथ के अलावा और कुछ नहीं है। हर एहतियात कीजिए, एतदाल के साथ खाइए और मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को अगर किसी भी मीट के साथ दूध को मिक्स करेंगे तो मसाइल हो सकते हैं, आपका स्टमक ख़राब हो सकता है, लेकिन फुलबेरी वाला मामला कम अज़ कम इस वजह से नहीं होता। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि इन दिनों गैर मुल्की फूड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे हैं। उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं, मुख्तलिफ पकवान उसमें खाते हुए पकाते हुए भी दिखाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फूड व्लॉग्स को ख़ास तौर पर। और जो ये हम आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इस खातून ने गुलाब जामुन को पहली दफ़ा खाया और जब वो पहली दफ़ा टेस्ट किया तो जो उसके दिलचस्प किस्म के जो फेस एक्सप्रेशन थे वो देखने को मिले लोगों को और बड़े मुनफरिद थे। क्योंकि गुलाब जामुन हम यूजुअली जो है वो बड़े आराम से पाकिस्तान में तो खाते हैं, हमारी तो मिठाई भी है, ये कौमी मिठाई है गुलाब जामुन, तो हमें तो खैर बहुत पसंद है, लेकिन बहुत से जो ममालिक हैं वहाँ पर ये उनके लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी। बिल्कुल, और आप देखें कि उसके बाद जो फेस पर एक्सप्रेशन थे वो बड़े सरप्राइजिंग। गुलाब जामुन को पहली बार खाया है या जितनी बार मर्जी खाया हो तो एक्सप्रेशंस आपके इतने खुशी वाले ही होते हैं। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।